नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बढ़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता के बारे में ही, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी वीडियो बना भी चुके हैं हम, और इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए जो आज की हमारी कड़ी है वो है सेंधो लिपि के बारे में। आज आप जानेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे या नहीं जानते थे। ठीक है, उसके हमें क्या स्रोत मिले, कैसे पुष्टि होती है कि वो लोगों ने कुछ लिखा भी है। तो बेसिक से शुरू करते हैं लिपि के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, सेंधो हमने सिंधु सभ्यता से ही लिया है। सेंधो लिपि वहाँ की सभ्यता की जो लिपि थी उसको हमने लिया। जैसे मैंने जो आपको सामने ये बोर्ड लिख रखा है, कुछ लोग को पता भी होगा, ये हमारी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में जो हमने हिंदी की जो है देवनागरी लिपि में हम किसी चीज़ को अगर बताना होता है हिंदी में, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो अमूमन हमारी जो एक तरीके से ऑफिशियल भाषा कह ली जाए तो देवनागरी के तरीके से यूज़ की जाती है। लेकिन अब उस समय के लोग क्या लिखते रहे होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। लिपि का मतलब होता है, अगर पारिभाषिक तौर पे कहा जाए कि परिभाषा के तौर पे आप बताइए मुझे कि लिपि क्या होती है। देखिए, भाषा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी कह रहा हूँ, चाहे मैंने यहाँ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता ही लिख रखा है, तो जो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो जिन चिन्हों का मैं प्रयोग करूँगा, यहाँ मैं चिन्ह कह रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ जिन अक्षरों का मैं प्रयोग करूँगा, ये तो अक्षर है वो अलग की बात है। जिन चिन्हों का मैं प्रयोग करूँगा उनको कहा जाता है लिपि। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने छोटा बड़ा अपने बचपन में पढ़ा ही रखा होगा, आ, ठीक है, ये पढ़ा ही होगा ना। लेकिन अगर आपने देखा कि भाई चलो ये पढ़ा है आपने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये आपकी एक भाषा है, चलिए ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे, और इसको ऐसे करके, चलिए ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये भी सेम चीज़ यही लिखी हुई है, जो यहाँ लिखी हुई है यहाँ लिखी हुई है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें अगर प्रयुक्त चिन्हों द्वारा मैं अगर उसको लिखता हूँ, कुछ चिन्हों द्वारा उसको लिखता हूँ, उसको कहा जाता है लिपि। तो वही है यहाँ पर, ये लिपि है, दोनों सेम चीज़ है। ये मैंने आपके लिखा है हिंदी की देवनागरी लिपि में। ये कौन सी लिपि है? देवनागरी है। किसकी? हिंदी की देवनागरी लिपि है। और ये जो मैंने लिख रखा है ये हमने लिख रखा है तमिल में। किस में लिख रखा है? तमिल लिपि में लिख रखा है। तो कहने का जो मतलब है, आपको ये पक्की जानकारी होगी कि जो हमारी साउथ इंडिया की जो है, दक्षिणी भारत की जो हमारी 4 भाषाओं में किसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन सब में सबसे पुरानी भाषा तमिल के रूप में मानी जाती है। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं यहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में। तो कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ सेम चीज़ लिखी है, लेकिन आपको ये चीज़ें हो सकता है ना समझ में आई हो कुछ लोगों को। उसका कारण ये था कि आपने पढ़ा नहीं है उन चीज़ों को, ना आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सेम चीज़ ये भी है ये भी है। यानी अगर उसको भी आ लिखना होगा, आप अपने यहाँ आ ऐसे लिखेंगे तो वो अपने यहाँ आ ऐसे लिख रहे हैं, तो वहाँ पर अब कैसे लिखा जाता होगा इसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। तो लिपि का अगर व्यवहारिक रूप से आप जानना चाहते हैं तो लिखावट होता है। अगर बेसिक अंतर आप जानना चाहते हैं कि भाई इसमें बड़ा अंतर क्या होता है, देखिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई इन चीज़ों को लिख ले। आपने गांव में देखा होगा, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें तो कर सकते हैं आपसे हिंदी भाषा में, अपने गांव की भाषा में अच्छे से बातें कर लेंगे, लेकिन जब उनको लिखने की बारी आएगी, आप कहिएगा नहीं इसको लिख दीजिए, तो लिख नहीं पाते हैं। क्या कर नहीं पाते हैं? लिख नहीं पाते हैं। तो लिपि वही हो गई, लिपि अलग चीज़ हो गई। ये चीज़ें जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखी है ये आप देख सकते हैं। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये मेरी भाषा है, आप सुन सकते हैं, लेकिन लिपि को क्या है, यहाँ पे सुनना नहीं, उसको देखा जाता है, देख करके समझा जाता है। तो ये मेरी लिपि हो गई। तो क्या उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ लिखावट हुआ करती रही होगी? हालांकि कुछ ऐसा मत आता है कि देखिए इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता और विकसित नगरीय सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा जैसी विकसित नगरीय सभ्यता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ के जरूर आता है कि बिना भाषा के कोई सभ्यता मुमकिन नहीं, मतलब ऐसी जो सभ्यता वहाँ बसाई गई वो मुमकिन नहीं थी। तो भाषा वहाँ पर रही होगी, लोग कुछ भाषाओं के तहत या किसी लिपि के तहत ही अपनी चीज़ों का या अपनी भावनाओं का या मैं कह लूँ अपने व्यापार का आदान प्रदान किया करते रहे होंगे। व्यापार भी वहाँ होते थे। तो ये चीज़ें जो थी, और ये इनका हमें स्रोत कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने हर चीज़ में कहा है कि साक्ष्य क्या है, कि वो लोग भी लिपि का यूज करते थे। तो साक्ष्य की बात करूँ तो वहाँ से हमें जो ये स्रोत, ठीक है, जो सोर्स है उसकी बात करूँ तो हमें क्या मिलते हैं? मृदभांड, मुहर और अभिलेख या शिलालेख, जो भी आप कह लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, हालांकि उनमें अंतर होता है फिर भी। तो मृदभांड मतलब, मृद मतलब क्या होता है? मृदा मैंने आपको बताया था मिट्टी, मृदभांड मतलब बर्तन, ठीक है।
मुहर जो वहाँ की मुहरें मिली हैं हमें, ठीक है, और अभिलेख। तो जो वहाँ पे हमें कुछ लेख मिले हुए हैं, अभिलेख मिले हुए छोटे छोटे, तो जो हम ये कह लें कि भैया इन पे जो कुछ लिखा गया था, इन पे कुछ चित्र बनाया गया था और कुछ लिखा गया, हमें लगा कि इस पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है ये लोग पढ़ना लिखना जानते रहेंगे और कुछ ना कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो इसकी बात कर लें कि भाई ये लिपि के बारे में पता कैसे चला, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि भाई इनका एक तरीके से हम सिंधु सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, तो लिपि के बारे में कैसे पता चलता है। तो हमने जब मुहर देखी, मुहरों पे कुछ अंकित था, मध्यभांडों पे कुछ अंकित था और कुछ अभिलेखों पे भी अंकित हमें चीज़ें मिली। बात कर लें तो ये 1853 के करीब में जो इसकी लिपि के बारे में जब हमें ज्ञान होता है या इसके जो पुराने हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, पहली बार जो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है छोटी मोटी, वो मिलती है 1853 के करीब में। कब मिलती है? 1853 के करीब में। जैसे मैंने बताया नहीं था कि जब इसकी खोज हुई थी तो ऐसा तो था नहीं कि 1921 में आकर के हड़प्पा सीधे खोदने शुरू कर दिया, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो है 1826 के करीब में, ठीक है, 1826 के करीब में मेसन, ठीक है, जॉन मेसन करके जो हमारे एक वो थे अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, तो उनकी नज़र में ये चीज़ें आई थी। तो वैसे ही इन चीज़ों को हमने कब जाना? 1853 में ये प्रकाश में आती हैं। 1923 में ये जो है 1853 में जो है ये जानकारियाँ हमें मिलती हैं। 1923 में क्या होता है, ये पूर्णतया प्रकाश में आ जाती है। जैसे दो हमने नगरों की खुदाई कर ली 19 और 22 में, तो 23 में हमें पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ भी कोई लिपि हुआ करती रही होगी। कुछ हमें लेख मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, मुहरें मिलती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें मुहरें कहाँ से मिल रखी हैं? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधी दो जगहों से हमें मुहरें भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, हालांकि मोहनजोदाड़ो से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि भैया हमें जब ये मुहरें वहरें प्राप्त हो गई तो हमने क्या कहा कि 1923 में ये सबके सामने आ गया कि नहीं, वहाँ भी कोई लिपि हुआ करती रही होगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। ये आपके एग्जाम में कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे ख्याल से उतना क्या है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। लिपि की बात करूँ तो लिपि वहाँ 3 तरीके की हमें लिपियाँ मिली, ठीक है। पहली मिली चित्रात्मक, दूसरी मिली भाव चित्रात्मक और तीसरी मिली अक्षरात्मक। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की गई है चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि के बारे में बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बना रखे थे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ बना करके चित्र, और अगर होगा तो मैं स्लाइड में भी ऐड कर दूँगा उनको, ठीक है। चलिए, चित्रात्मक लिपि के बारे में बात करें तो उन्होंने ऐसे कुछ चित्र बना रखे हैं ये, ठीक है। अब आप कहेंगे ये हमारा यू आकार का है, तो ये यू नहीं है, ये उनकी लिखावट है। अब उनके नज़रों में ये चीज़, जैसे मैंने आपको वहाँ लिखा था ना आपको समझ में आया नहीं, लेकिन कोई उस भाषा या उस भाषा क्षेत्र का होता तो उसकी समझ में आ जाता। तो वैसे ही आपकी समझ में नहीं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा ये पता नहीं चल पाया अभी तक, ठीक है। तो बात करूँ यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से, तो कहेंगे या यू लिखा है, यहाँ एक उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने लिख रखी हैं। तो ये चित्र ही बना रखे हैं एक तरीके से, क्या बना रखे हैं? चित्र ही बना रखे हैं। तो इससे चित्रात्मक होती है। भाव चित्रात्मक की मैं बात करूँ कि भाव चित्रात्मक क्या है, तो भाव चित्रात्मक में उन्होंने भाव दर्शाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में उन्होंने क्या बना दिया, वहाँ बात मान लीजिए यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बना दिया उन्होंने, ठीक है। कुछ भी ऐसे चीज़ें बना दी जो वहाँ पर उसके भाव को दर्शा रही हैं, ठीक है। तो इन अक्षरों के बीच में कुछ भाव डाले तो उनको कहा गया भाव चित्रात्मक। मेनली यही दोनों मिलता है, ये बहुत कम मिलता है। अक्षरात्मक भी कहीं कहीं मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, तो आप आंसर में यही लिखेंगे, क्या है? चित्रात्मक लिपि है। कैसी है? चित्रात्मक लिपि है या भाव चित्रात्मक लिपि है। अगर दोनों मिलता है तो दोनों सही है, एक मिलते हैं तो दोनों में से एक सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होती है कि भैया मैंने आपको क्या बताया था कि 1923 में ये प्रकाश में आ ही गया था। इससे पहले हमारा कब आया था? 1853 में। 1853 में हमें इसके पुराना अवशेष एक प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हुई थी 1853 में। अब कनिंघम साहब ने क्या किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने 1873 में क्या करा था, इसके लिए विचार व्यक्त किया था इस पे। जब इन्होंने जानकारी मिली कि वहाँ भी के लोग भी कुछ लिखा पढ़ना जानते थे तो उन्होंने अपना एक विचार व्यक्त किया कि भैया देखिए, अच्छा देखें क्या है। उन्होंने देखा और उन्होंने बाकी सारी लिपियों का भी अध्ययन कर रखा था। तो उन्होंने कहा भैया ये ब्राह्मी लिपि से संबंध है में लगती है, यानी उससे कुछ उसका कोई रिश्तेदार वगैरह है ये,
ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बिल्ली उसका चीते का और बिल्ली का, कि उनकी प्रजातियां लगभग सेम मिलती हैं, बस उसकी साइज़ में थोड़ा अंतर रहता है, ठीक है। उनके स्वभाव और साइज़ में बहुत अंतर है हालांकि, लेकिन उनकी प्रजातियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ये संबंध रखती है किससे, ब्राह्मी लिपि से। हालांकि इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आप जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात निकल के आती है, जब हम इस लिपि के बारे में जानते हैं तो इस लिपि का सबसे ज़्यादा निकटतम संबंध किससे होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का यहाँ पर मार्क लगा लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बात करें तो ये द्रविड़ लिपि के सबसे नज़दीक है, किसकी लिपि के, द्रविड़ लिपि के। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैया हमने जितनी इसकी समकालीन जो सभ्यताएँ थी, चाहे वो मिस्र हो गई, मेसोपोटामिया हो गई और चाइना हो गई, सबको डिकोड कर लिया है। सारी जो है सभ्यताओं को हमने ये बता दिया है कि वहाँ क्या लिखा गया है, यानी जो भी वहाँ मिले हमें अभिलेख, हमने सबको पढ़ लिया। लेकिन हम किसको नहीं पढ़ पाए हैं, हम सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। पढ़ने का प्रयास हुआ है लेकिन पढ़ कोई नहीं पाया। बहुत लोगों ने अनुवाद भी कर दिया है इसे किसी दूसरे भाषा में, कुछ लोगों ने इसका मतलब इसके बारे में पढ़ के सुना भी दिया। लेकिन एक फैक्ट सम्मत कहा जाए, मतलब फैक्ट सम्मत के बात कहूँ कि तथ्य संगत हो चीज़ें, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या हुआ, यहाँ इन्होंने इस अक्षर को कुछ और पढ़ दिया, फिर बीच में कहीं और आया तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनके तथ्यों में इतना दम नहीं रहा कि उनको केवल प्रयास मात्र ही कहा गया, ठीक है। ये नहीं कहा गया नहीं ये तुम्हारी बहुत ही मतलब सटीक है। तो सटीकता से अभी किसी ने इसको डिकोड कह लूँ या इसको कह लूँ कि भैया इसको अभी तक किसी ने कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। चलिए बात करें कि भैया इसके सबसे, ये तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, सर्वाधिक निकट एवं समरूप, यानी इससे मिलती जुलती कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर दो लोग हों भाई घर में, ठीक है, जुड़वा भाई बहन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई उससे मिलता जुलता ये है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटीज़ 80% 90% मिल रहे हैं इसमें, या इसका चेहरा देखने में इसके जैसा लग रहा है। ये नहीं कह सकते कि उसका अर्थ भी सेम निकलेगा, लेकिन है तो दोनों अलग ही ना। तो द्रविड़ और जो ये द्रविड़ लिपि है और जो इसकी सिंधु सभ्यता की लिपि है वो है दोनों अलग, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी समरूपता उससे कुछ ना कुछ वो निकट संबंध रखती है, बस यही एक क्वेश्चन इसमें, ये द्रविड़ लिपि से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए, हालांकि जो मैंने आपको बताया नहीं था कि ये पढ़ी नहीं जा सकी, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि भैया ये जरूरी नहीं है कि वो समकालीन ही सभ्यता रही हो, ये सभ्यता उन सभ्यताओं से बहुत पुरानी रही हो। जैसा कि शोध कार्य अभी चालू है और मैंने आपको बताया नहीं था कि कुछ लोगों ने दावा भी कर दिया है कि नहीं ये सभ्यता उनसे कहीं ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। क्योंकि अगर उनके समकालीन होते, वहाँ से व्यापार हो रहे थे, तो कुछ ना कुछ जानकारियाँ तो हमें मिल ही जाती ना। क्योंकि अगर भाई व्यापार होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आज भी हम स्टेशन को स्टेशन बोल रहे हैं, क्रिकेट को क्रिकेट बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ अंग्रेजी के वर्ड भी हम लोग अभी अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाहर की चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं, ब्रिटिश सरकार की चीज़ें आई, जो अंग्रेज़ों की चीज़ें आई, तो अंग्रेजी साथ में भी लेके आई। अंग्रेज़ गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो वो भी कहानी यही थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे चल के। तो आगे का जो पॉइंट बात करूँ, सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रयुक्त अक्षर है वो यू चिन्ह वाला है। सॉरी, ये एक लाइन छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। मूल अक्षर की बात करें तो 400 से 700 के करीब अभी खोजे जा रहे हैं, तो मिलते हुए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा भी 700, कुछ इसमें मतभेद है, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। मूल अक्षर का मतलब होता है कि जितने अक्षर टोटल हमको मिले हैं, खुदाई करते गए जो हमें मिलते चले गए, ठीक है। इनके भांडों में मिले, चाहे इनके मोहरों में मिले, चाहे इनके अभिलेखों, जहाँ भी मिलते चले गए, टोटल हमें 400-700 इनके अक्षर मिले हैं। बात कर लें चिन्हों की। चिन्हों का मतलब जो होता है कि भाई इन्होंने कहीं पर मछली है, कहीं पर लोमड़ी है, ठीक है, और कहीं पर बाघ है, कहीं पर हिरन है, कहीं पर एक श्रृंगी आपने जो मूवी देखी होगी अगर मोहनजोदाड़ो की, तो उसमें था एक श्रृंगी बैल है। तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्हों की संख्या हमें मिली है 64 या 64 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रयुक्त अक्षर है क्या है, यू आकार वाला, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त अक्षर कौन सा है, ये यू वाला है, ठीक है। जो मैंने आपको बनाया नहीं, ये अक्षर बहुत जगह प्रयोग में लाया गया। ये देखा गया कि ये अक्षर हर जगह मोहरों में मिल रहा है, हमें हर जगह शिलालेखों में मिल रहा है, हर जगह हमें मृदभांडों में मिल रहा है। तो इस अक्षर के सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया गया है किसको, यू को। और ऐसा कौन सा चिन्ह सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया गया है, चिन्ह की बात करें तो मछली, ठीक है। आज भी कुछ जगहों पर आपने देखा होगा कि घरों के सामने जो है लोग मोर या मछली का चित्र अंकित करवाते हैं, ठीक है। हालांकि उनके अपने अपने धार्मिक विश्वास हैं, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी क्या देखा कि यहाँ पर मछली के और मोर के चिन्ह जो है
मछली का जो है चिन्ह सबसे ज़्यादा चीज़ों पे मिला, मृत भांडों पे मिला, इनके मोहरों पे भी मिला है। तो ये जो था वो सबसे ज़्यादा किसका चिन्ह था? मछली का चिन्ह था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मोहरों पे प्रयुक्त सबसे ज़्यादा चिन्ह एक श्रृंगी बैल का है। कहाँ पर? ये देखिए, ये मैंने जो बताया ना मोहरों पर, यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जब भी बात करता है मोहरों पर, ठीक है, किस पे बात करेगा? मोहरों पे बात करेगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षर की बात की है मैंने, लेकिन अगर मोहरों की बात करेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी बैल के, हालांकि किसी ऐसे बैल के अवशेष तो नहीं मिले जिसपे एक सिंग होती हो, वहाँ पर कुछ पूजनीय पशु हो सकता है रहा हो, ठीक है, या कुछ को सिंबल बना रखा हो वहाँ के लोगों ने, यूनिकॉर्न टाइप, ठीक है। तो एक श्रृंगी किसका मिला है? बैल का मिला हुआ है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम पढ़ने के, अब इसको पढ़ने का प्रयास ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार प्रयास किसने किया? देखिए कनिंघम जी ने तो अपने विचार 1873 में ही व्यक्त कर दिए थे कि भैया उनको देखा और उन्होंने कह दिया अच्छा ठीक है, इसको देखा और बताया नहीं ब्राह्मी लिपि से ही इसका कुछ मेल जोल खाता है। ठीक है, अब इसका पहले प्रयास किसने किया पढ़ने का? तो पढ़ने का प्रयास किया था एल ए वेडल ने 1925 में। कब किया था? 1925 में किया था एल ए वेडल ने। ठीक है, चलिए बात करें इस लिपि के उद्वाचन की। उद्वाचन का मतलब होता है इसको पढ़ के सुनाना, किसी चीज़ को पढ़ना, उसको मतलब एक तरीके से वाचन करना। वाचन मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, बोलना। ठीक है, तो इसके उद्वाचन की बात करें तो ये आई महादेवन ने इसको किया था। क्या किया था? आई महादेवन ने। ठीक है, और इसमें ये सिंधु लिपि गौमूत्राक्षर शैली में पढ़ी गई और इसे तमिल अनुवाद किया गया। ये जो लिपि थी इसको किस में पढ़ा गया? गौमूत्राक्षर लिपि में जो है पढ़ा गया है। अभी इसके बारे में भी आएंगे गौमूत्राक्षर लिपि होती क्या है, और इसका तमिल में भी अनुवाद किया गया है, वो है रेवरेंड हैरिस। रेवरेंड हैरिस, ये जो एक इतिहासकार के तौर पे थे रेवरेंड हैरिस जी, इन्होंने क्या किया है, इसको एक तो पढ़ा भी है, किस शैली में पढ़ा है? गौमूत्राक्षर शैली में पढ़ा, और इसका तमिल में अनुवाद भी किया है, जिसमें मैंने भाषा भी यहाँ लिखी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं शैली की। शैली एक्चुअल में क्या होती है? देखिए शैली का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में अभी बताऊँ मैं आपको तो बहुत क्लियर हो जाएगा। शैली का मतलब होता है स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। ये तो लिपि हो गई। ठीक है, अब लिपि में जैसे मैंने आपको बताया था आम लिखना है भाई हमने। ठीक है, अब ये आम लिखना कैसे? ये आम ऐसे लिखना है, ये आम मुझे ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये आम मुझे ऐसे लिखना है, ये आम मुझे ऐसे लिखना है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ लिखूँ, नीचे की तरफ लिखूँ, मैं इसकी स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी भी स्टाइल में लिखूँ, मैं अक्षराकार में लिख दूँ, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है क्या? शैली बोला जाता है, तरीका, ढंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या? शैली। इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने आपको जिक्र कर ही दिया था गौमूत्राक्षर शैली में। तो ऐसा जब इनकी जो लिपि हमें देखी तो हमने ये पाया कि भैया ये जो हम लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? आपने एक पेज लिया, मान लीजिए ये पेज लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ पर राइट हैंड साइड होता है। मैथ वाले काफ़ी ज़्यादा लगाते रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड इक्वल्स हैंड्स प्रूव्ड, ये बहुत लिखते हैं, तो उनको पता होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये राइट हैंड साइड है। हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं और फिर यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ शुरू फिर कर देते हैं, फिर यहाँ ख़त्म करके यहाँ से फिर शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन इनकी शैली में क्या पाया गया? इनकी शैली में ये पाया गया कि भैया ये लोग ऐसे लिख रहे हैं, इधर से यहाँ से लिख रहे हैं और फिर यहीं से फिर शुरू कर दे रहे हैं। वहाँ ख़त्म हुआ वहीं से फिर शुरू कर दिया, फिर यहाँ ख़त्म हुआ यहीं से नीचे से फिर शुरू कर दिया। यानी आप सोचिए कि ये कहाँ से, ये कह रहे हैं दाएं से शुरू कर रहे हैं और फिर बाएं जा रहे हैं, और बाएं से शुरू फिर यहाँ बाएं से फिर दाएं आ जा रहे हैं। यानी ये एक तरीके से क्या बना रहे हैं? एक सर्पिलाकार भी बोला जाता है इसको, सर्पिलाकार शैली बोला जाता है। सर्पिलाकार से आप समझ जाओगे सर्पों की जो शैली होती है ना चलने की, आपने देखा होगा ना, ऐसे चलते हैं सर्प। ठीक है, ठीक है, ऐसे चलते हैं ना, तो वही शैली यहाँ पर यूज की गई है। इसको आप कह सकते हैं क्या? गौमूत्राक्षर शैली भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब गाय मूत्र विसर्जित करते हुए आगे बढ़ती हैं तो उनका ऐसे आकार बनता है नीचे का। ठीक है, इसलिए इसको गौमूत्राक्षर शैली भी कहते हैं। पृष्ठोफेदन शैली भी कहा जाता है, हलावर्त शैली भी कहा जाता है। जो आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसका, कि जो अशोक शिलालेख है, ठीक है, अशोक का जो यर्रागुड़ी शिलालेख है, अगर जिनको पता होगा यर्रागुड़ी शिलालेख जो है, ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी।
अशोक का जो एर्रागुड़ी शिलालेख है जो आंध्र प्रदेश के कहाँ है, कुरनाल में है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैं अभी लगे हाथ बता ही दे रहा हूँ आपको, कभी कभी आपको ना जानकारी हो। तो अशोक का जो है, अशोक का एर्रागुड़ी शिलालेख, ठीक है। ये जो शिलालेख है ये कहाँ पर है आपके, ये शिलालेख है कुरनाल, आंध्र प्रदेश में, एपी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो शिलालेख है ये इसी शैली में लिखा गया है, यानी पहले इधर से लिखा गया है, फिर यहाँ से आके ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से आके ऐसे, इस तरीके से ये लिखा गया है, इस शैली में ये लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल आपको मिला भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे मैं गौमूत्राक्षर कहूँ, चाहे विष्णुफेदन कहूँ, चाहे हलावर्त कहूँ, चाहे सर्पिलाकार कहूँ, ये सारी शैलियाँ क्या है, एक ही शैली है, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहीं पे क्या लिखा है, अधिकांशतः दाएं से बाएं की लिखे मिले हैं। फारसी या उर्दू पढ़े होंगे ना कुछ लोग, तो जो लोग फारसी या उर्दू के बारे में जानते होंगे तो उन्होंने अधिकांश क्या बताया कि भैया अधिकांश इन्होंने कहाँ से लिखा हुआ है, दाएं तरफ से शुरू किया है और बाएं तरफ को लिखा हुआ है ऐसे, मतलब ये यहाँ से शुरू करके और यहाँ ऐसे लिखा हुआ, ये पेज मान लीजिए है, तो इसको फारसी लिपि भी कही जाती, मतलब फारसी लिपि ऐसे लिखी जाती है ना, इधर से शुरू करके बाएं से और दाएं से शुरू करके और बाएं तक आती है, तो इसको फारसी लिपि भी कहा गया। कुछ क्या थी कि कुछ जो थी वो सिर्फ इधर से थी, हमारे जैसी थी, भारतीय लिपि की तरह। भारतीय लिपि कैसी थी, जो भारतीय शैली है वो कैसी है, हम बाएं से शुरू करते हैं और दाएं की तरफ आते हैं। तो कुछ हमें भारतीय शैली के तरीके से मिली, इसको ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। हमारी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। हमारी कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखिएगा। तो कुछ को ब्राह्मी लिपि के तहत भी लिखा गया है, ठीक है। जो मैंने आपको कह रहा हूँ ना, भारतीय लिपि या ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि के तहत भी कुछ जैसे लिखा गया है कंटेंट। बात करूँ कुछ दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ठीक है, यानी जो मैंने आपको सर्पिलाकार बताया था उस तरीके से लिखी गई है, तो उसको कहा गया था गौमूत्राक्षर शैली कहा गया था, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से लगभग डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें के, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि भी महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पे लिख सकते हैं, और ये 2 ही 4 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो मैं बात कर लूँ कि विश्व की प्राचीनतम लिपि के बारे में, ठीक है। तो क्यूनिफॉर्म, चलिए ये क्या है, प्राचीनतम लिपि है। मैं बात करूँ भारत की प्राचीनतम लिपि के बारे में, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सेंधो लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि। यह ऐसी लिपि है जो पढ़ी नहीं जा चुकी है अभी तक, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी हो जाएगी, सेंधो लिपि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनेगा, सेंधो लिपि, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछे कि जो है सेंधो लिपि को अभी तक, जैसे जो सेंधो लिपि है, ठीक है, वो कैसी है, मतलब उसको क्या, उसकी भाषा कैसी है, सेंधो लिपि की भाषा कैसी है, ब्राह्मी लिपि से है या आपको द्रविड़ लिपि से है या किसी चीज़ से बता दे, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया अभी तक वो ज्ञात ही नहीं हो पाया। ज्ञात है या सस्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि सेंधो लिपि की भाषा के बारे में आया हुआ है। बात करें भारत की प्राचीनतम उद्भाषित लिपि। उद्भाषित लिपि का मतलब होता है ऐसी लिपि जो हम पढ़ सकें या हमने उसको बोल कर सुनाया भी हो किसी को कि भैया हाँ ये पहली ऐसी लिपि है जिसको हम बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो लिपि है कौन सी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिपि है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुरानी मानी जाती है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है जो पढ़ी जा सकी, जो क्या की जा सकी, पढ़ी जा सकी। और जो सेंधो लिपि क्या है वो प्राचीनतम तो है, वो ब्राह्मी से भी पुरानी है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है, बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में आता है कीलाक्षर लिपि। क्या आता है, कीलाक्षर लिपि, ठीक है, कीलाक्षर लिपि। अब बात करते हैं मिस्र सभ्यता की लिपि, ठीक है, तो ये आता है हायरोग्लिफिक, ठीक है। सिंधु की सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, यहाँ रखिएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और इसमें कुल 17 अक्षर पाए, यानी 17 अक्षरों में ही सबसे बड़ा अभिलेख बन गया था। ज़्यादा मतलब इन्होंने लिखा नहीं था इसमें, 17 अक्षरों में ही इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो मिला हुआ है हमें 17 अक्षरों का मिला हुआ है। यानी आप देखेंगे तो 2 ही 4 अक्षरों के इनके हमें जो है लेख मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं। तो
ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए, इससे मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना, इन सब की जो सभ्यताएं थी इनको कहीं ना कहीं डिकोड कर लिया गया था, इनको पढ़ लिया गया था। जैसे मिस्र की सभ्यता थी तो वहाँ से हमें एक खुदाई में जो है लोगों को एक रेसेटा स्टोन करके एक शिलालेख मिला था, जिससे क्या किया गया था कि वहाँ चीज़ों को पढ़ा जा सका था। ठीक है, जैसे कि आज की मेरी सभ्यता संस्कृति हमारी है, मान लीजिए 1000-10,000 साल पहले हमें बताना हो भैया हम क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। ठीक है, तो 12 खड़ी आती नहीं है जिसमें लिखा रहता है आ इ ई उ करके, तो भैया हमने ये देखा कि हम कुछ भी लिख दें और वहाँ से अगर वो 12 खड़ी किसी को मिल जाए तो वो उससे क्या है सब कुछ पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें ऐसा कुछ अभी तक सिंधु सभ्यता के बारे में मिला नहीं, इसलिए हमने कहा सबसे प्राचीनतम लिपि है ये। ठीक है, जिसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते नहीं है, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, बट क्वेश्चनों पर नज़र रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है ये। सबसे आपको जो क्वेश्चन है उस पर सबसे आपको कमांड होनी चाहिए, उस पर एक पकड़ होनी चाहिए कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एक्चुअल में। वो पूछ रहा है मोहरों पे सबसे ज़्यादा प्रयुक्त जानवर क्या चिन्ह कौन सा है, आपने किस पे लिख दिया कि सबसे ज़्यादा मछली लगा के चले आए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे और कहीं से बनने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।